Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके बेसिक्स जान लेते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ हम कब करते हैं और कहाँ करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस को फाइंड आउट करना होता है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस मतलब सार्थक अंतर को फाइंड आउट करना होता है, तब हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा वो ये कि फिर काई स्क्वायर टेस्ट और टी टेस्ट में डिफरेंस क्या है। सो देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस इन काई स्क्वायर टेस्ट एंड टी टेस्ट। वो ये है कि काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा डेटा क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं होता। गुणात्मक कैसे? जैसे हम कभी अपने डेटा को डिवाइड करते हैं या हमारा जो सैम्पल होता है उसको हम डिवाइड करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में, उनके प्रेफरेंसेस के आधार पर, उनकी एजुकेशन के आधार पर, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, मीन्स जहाँ पर हम सिर्फ काउंटिंग कर सकते हैं, हमारे पास कोई और मात्रात्मक वैल्यू नहीं होती है, जहाँ हमारा डेटा कैटेगोरिकल होता है, जो सिर्फ कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। ये कंसेप्ट जो था काई स्क्वायर टेस्ट का, इट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1900। ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं? जिनमें मीन, एसडी इस टाइप की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इसमें क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो मीन, एसडी या रेशियो वगैरह हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर काई स्क्वायर टेस्ट आता है। जनरली हम काई स्क्वायर टेस्ट को तब यूज़ करते हैं जब हमें ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस देखना होता है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस के साथ हमारी ऑब्जर्वेशंस मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं जब हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। ये तभी यूज़ किया जाता है जब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे से एसोसिएटेड है। ये हमें सिर्फ ये बताता है कि वो एसोसिएटेड है या इंडिपेंडेंट है। कभी भी काई स्क्वायर टेस्ट आपको उस डिग्री के बारे में नहीं बताएगा जिस डिग्री से वो डिफर करते हैं एक दूसरे से, या जिस हद तक वो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, वो डिग्रीज को ये रेफर नहीं करता। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि वेदर द वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। और दूसरा, इसमें हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी, जैसे आप काउंटिंग कर सकते हैं। अभी मैंने पहले भी बताया कि मात्रात्मक नहीं होता है, सिर्फ आप इसको क्वालिटेटिव रूप में लिख सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी काउंट्स कर सकते हैं हम, लेकिन परसेंटेज, रेशो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं? गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन की फिटनेस देखनी है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे थियोरेटिकल अजम्पशंस के अकॉर्डिंग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसा जब आप देखते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाता है। आपके अपने नल हाइपोथेसिस एक बनाई, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपने डेटा इकट्ठा करके जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना है वो आपके थियोरेटिकल अजम्पशन के लगभग रेलिवेंट है। देन दूसरा हम चेक करते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं या जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट हैं, उनमें एसोसिएशन है या नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस जो हमारी है, जब वो रिजेक्ट हो जाती है तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंडेंट है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दोनों वेरिएबल्स अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। अगर वो रिजेक्ट हो जाएगी तो इट स्ट्रेट फॉरवर्ड सेज के जो वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट हैं। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। जब हमें होमोजेनिटी चेक करनी होती है, होमोजेनिटी मतलब कुछ चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा, कोई चीज़ होमोजीनियस है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमें ये देखना है कि पार्क में, एक पार्क है और उसमें आने जाने वाले लोगों की संख्या लगभग एक दिन में 100 लोग उस पार्क में विजिट करते हैं। तो अगर लगभग डेली 100, 90, 110 लोग विजिट करते हैं तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है। और अगर किसी दिन 10, किसी दिन 50, किसी दिन 100, किसी दिन 150 ऐसे करते हैं तो उसमें यूनिफॉर्मिटी
नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो इट शोज दैट जो आपका वेरिएबल है वो होमोजीनियस है, उसमें यूनिफॉर्मिटी है। नाउ एक टर्म है जो कंटिंजेंसी टेबल के नाम से हम सुनते रहते हैं। जब भी हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं तो कंटिंजेंसी टेबल के बारे में हम जरूर सुनते हैं। तो कंटिंजेंसी टेबल का जो कंसेप्ट था वो भी कार्ल पियर्सन ने ही दिया। पहली बार इस टर्म का यूज कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। और कंटिंजेंसी टेबल क्या है? जो एक टेबल फॉर्म में हम मैट्रिसेस को, जिसमें हम अपनी फ्रीक्वेंसी को टेबुलेटेड फॉर्म में दिखाते हैं, उसको ही उन्होंने कंटिंजेंसी टेबल कहा। अब कंटिंजेंसी टेबल जैसे 2x2 टेबल बहुत फेमस होती है, 2x2 कंटिंजेंसी टेबल। इसमें क्या होता है, जब हमारे दो वेरिएबल अगर हमने लिए हैं वो दोनों दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कैसे? जैसे हमने अगर ये स्टडी करना है कि क्वालिफिकेशन बेस पे मेल एंड फीमेल को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, जैसे यूजी एंड पीजी, तो हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो ये 2x2 कंटिंजेंसी टेबल बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि जेंडर और क्वालिफिकेशन हमने इसके दो वेरिएबल्स कर लिए हैं और उनको जब हमने टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा तो वो 2x2 का कंटिंजेंसी टेबल शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमारे इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंदी टॉपिक हो जाता है। बट हम ये मान सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो हमें इधर उधर थोड़ा फ्रीली मूव करने के लिए स्पेस देता है, कि हमारे पास इतनी फ्रीडम है, हमारा डेटा इतना एकदम एक्यूरेसी है उसमें, लेकिन फिर भी इतनी हमारे पास फ्रीडम है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेकिन इसको हम दूसरी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट की? नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1। अब आपका जैसे ये पहले टेबल है, अगर ये 2x2 का टेबल है तो हम इसमें क्या करेंगे, रोज हमारी कितनी है 2, कॉलम्स हमारे कितने हैं 2, सो 2 - 1 इंटू 2 - 1, तो हमारा क्या बनेगा वहां पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1। आगे चलते हैं, जैसे 3 इंटू 3 का कंटिंजेंसी टेबल अगर हमारा है तो 3 - 1 3 - 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 4। अगर हमारा 3 इंटू 4 कंटिंजेंसी टेबल है तो 3 - 1 एंड 4 - 1, और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कैलकुलेट होकर आएगा 6। और इसी तरह से आप हमेशा कर सकते हैं, आपके जितने भी रोज हैं और जितने भी कॉलम्स हैं उनको आप लेकर उनमें से आप 1 माइनस करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। अब आपका फॉर्मूला जो है फॉर कैलकुलेटिंग काई स्क्वायर इज दिस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, देन आपका समेशन ऑफ O माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। यहाँ पर O क्या है, फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड। जब आपने डेटा कलेक्ट किया तो आपकी रियल फ्रीक्वेंसीज जो आई हैं वो फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड कहलाती हैं, और ई जो है वो आपका फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड, जो आपने एज्यूम किया था, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, और डिवाइड करते हैं उसको नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के साथ उसको डिवाइड किया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, एक पब्लिक ओपिनियन का हमने पब्लिक ओपिनियन पोल का सर्वे किया है। उसमें हमारे 1000 वोटर्स हैं जो मेल एंड फीमेल के बिहाफ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। अब इसमें हमने 3 वेरिएबल्स के आधार पर उनको करा, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट एंड इंडिपेंडेंट। इन 3 पे हमने उनके व्यूज को कलेक्ट किया है। जो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारे टेबल में यहाँ पर लिखी हुई हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारी कि रिपब्लिकन को 200 मेल फेवर करते हैं और 250 फीमेल फेवर करती हैं, डेमोक्रेट को 150 मेल फेवर करते हैं एंड 300 फीमेल फेवर करती हैं, एंड इंडिपेंडेंट जो व्यूज हैं वो 50 हैं मेल के और 50 ही हैं फीमेल के। अब जो दूसरी चीज हमारे लिए है ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कैसे किया है, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो फॉर्मूला है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास 2 रोज है मेल एंड फीमेल की, तो 2 - 1, एंड कॉलम्स हमारे पास 3 है जिसमें हमने प्रेफरेंसेस डाले हैं उनके, तो 3 - 1, तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर आया वो आया 2। अब हम इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, रो एंड कॉलम के हिसाब से चलता है ये। ई
1/1 लिखा हुआ है, तो क्या है ये हमारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकली, 400 इंटू 450। यहाँ पर से आप इसको देखिए, 400 जो है वो आपका रो का टोटल है और 450 जो है आपका कॉलम का टोटल है। जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आपने लिया उन दोनों का टोटल ये है आपका 400 एंड 450। तो यहाँ पर आप देखिए आपने किया 400 इंटू 450 एंड डिवाइडेड बाय 1000। 1000 जो है हमारा कंप्लीट नंबर ऑफ सैंपल है। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो द आउटकम विल बी 180। इसी तरह से हम पूरे उनका कैलकुलेट करेंगे। E1 एंड 2 मीन्स आपका रो 1 रहेगी, सॉरी कॉलम 1 रहेगा एंड रो 2 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे रो 1 है तो 400 और कॉलम 2 में भी 450 है। और जब हम E3 निकालेंगे तो 400 बाय 100, 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। इसी तरह से हम सेकंड का निकालेंगे, 600 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 1000, देन 600 इंटू 450 अगेन डिवाइडेड बाय 1000 एंड 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह से हमारी पूरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। उसके बाद हम इसको फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे एंड देन वी विल बी गेटिंग आवर रिजल्ट दैट इज 16.2। I hope you are getting all the things, and if you are having any query you can just comment in my chat box. I will definitely respond to you. Thank you, and if you like my videos then please like and subscribe them. Thank you so much.